हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो सीयूईटी पीजी काउंसलिंग को लेकर के है। सीयूईटी में बीएचयू के एप्लीकेशन के फॉर्म पहले ही रिलीज हो चुके थे। जेएनयू और डीयू ने भी एडमिशन के फॉर्म अपने रिलीज कर दिए हैं और इस पर मैं एक सेशन ऑलरेडी एक ले चुका हूँ। इसमें मैंने बीएचयू के लिए अलग बताया, डीयू के लिए अलग बताया है और जेएनयू के लिए अलग बताया है। और मैंने उसमें ये भी आपके साथ में डिस्कशन किया था कि किस मार्क्स पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसी क्रम में ट्रिपल एम यूटी यानी कि मदन मोहन मालवीय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसने भी अपने एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। और एकेटीयू जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके फॉर्म अभी आना बाकी है, लेकिन उन्होंने एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन दिया है कि ये अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज कर देंगे। तो बात अब ये आती है कि कौन से कैंडिडेट को एकेटीयू में मिल सकता है या कितने नंबर पर ट्रिपल एम यूटी मिलेगा या कितने नंबर पर जेएनयू बीएचयू या डीयू मिलेगा। मैंने हालांकि एक बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से आपको एक टेंटेटिव आइडिया फिर से दे देता हूं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी जो आज का मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो ट्रिपल एम यूटी का प्रोसेस बताऊंगा, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो कि गोरखपुर में है। इसमें एडमिशन की फॉर्म का शेड्यूल कब है, ठीक है, और कब से कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, सभी सॉरी काउंसलिंग की सभी की डेट्स आ चुकी हैं। तो एक बार आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये अभी आईपीयू का है, आईपीयू का भी अभी आने वाला है। ठीक है, आईपीयू जिन लोगों ने अप्लाई किया है, थोड़ा मैं आईपीयू के बारे में भी आपको साथ में एक चर्चा कर देता हूँ कि आईपीयू का अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है, मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जो कि आनी थी काफ़ी दिन पहले। 27 तारीख को इन्होंने शेड्यूल दिया था, बट एक दो दिन में, आज या कल में मे बी वो रिलीज कर देंगे। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने निमसेट के थ्रू आईपीयू में अप्लाई किया था या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था। मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट सेशन लिया है ऑलरेडी, अगर आपने अप्लाई किया हो तो सेशन को आप जरूर देखिएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एक उन्होंने लिस्ट करीब जारी की है, जिसमें मैंने आपको सीट इंटेक भी उसमें बताया हुआ है उस वीडियो में। 16 सीट्स अगर जनरल की हैं तो उन्होंने 160 नाम दिए हैं। इसी तरह से लगभग जितनी भी सीट्स हैं उसके 10 गुने या 8 गुने लोगों को उन्होंने इस लिस्ट में नाम दिए हैं। अब बात ये आती है किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। तो मैंने लगभग बताया था कि अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 80-100 तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने एचबीटीयू में भी एडमिशन ले लिया है या एनआईटी के किसी नीचे वाले कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ भी हुआ है और जिनका सिलेक्शन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। तो जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास कोई कॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉलेज में जाने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आपकी कितनी भी रैंक। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में कोई कॉलेज ऑलरेडी है तो उस कॉलेज को सेफ रखें और फिर आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज। ये मैं जरूर कहूँगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको यहाँ का जो कॉलेज मिला हुआ है वो भी चला जाए और साथ ही साथ वो कॉलेज भी आपको ना मिले। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को अभी एकदम से ध्यान आ गया आईक्यू कि मैंने ये ब्रोशर खोला तो, क्योंकि लगातार बच्चे कॉल या मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि सर मुझे हैदराबाद में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे आईक्यू का टॉप कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मैं ऑलरेडी एचबीटीयू में एडमिशन ले चुका हूँ या मैं एनआईटी में एडमिशन ले चुका हूँ, अगरतला में एडमिशन ले चुका हूँ, मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा नंबर 80वें नंबर पर है, 100वें नंबर पर है या 45वें नंबर पर है। देखिए भाई, आपकी सीट्स के हिसाब से ही आपको मिलेगा, वहां पर जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं उतनी नंबर ऑफ सीट्स पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब अगर जनरल की 16 सीट्स हैं, एक मान लेते हैं एक ऑन एन एवरेज अगर 16 सीट के लिए कोई भी कैंडिडेट पहुंच सकते हैं तो 25, 30, 40 तक जा सकता है। लेकिन मैंने इसको डबल कर दिया, 80 to 100 ले लिया कि आप 80 से 100 कैंडिडेट तक पहुंच जाएं, पर 160 कैंडिडेट वहां पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली 160 को तो नहीं मिलेगी ना। हाँ,
पर क्योंकि इसलिए मैंने ये सेफ साइड आपको एक आइडिया दिया है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी लिस्ट लेट जारी की है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में संदेह की स्थिति बना रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल एम में हमको 120 नंबर में या 125 नंबर में मिल जाएगा, 113 नंबर पर ट्रिपल एम मिल जाएगा, 140 नंबर पर AKTU में IIT लखनऊ या KNIT सुल्तानपुर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो उन प्रश्नों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, और इस सेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैं आपसे TUT के जो नंबर आपके आए हैं उन नंबरों पे ही डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TUT के थ्रू मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताए थे, और जिसमें से जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इन तीनों यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए रिलीज कर, मैंने आपको लगभग बताया था कि अगर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में 225 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% सेफ हैं। लेकिन ये जो वेरी करेगा वो 200 तक वेरी कर जाएगा, और मे बी 180 तक भी चला जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात हो रही है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो निमसेट में स्कोर अच्छा किए हैं, यदि वही CUT में स्कोर अच्छा किए हैं और निमसेट के थ्रू NIT में एडमिशन ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे वो। समझ पा रहे हैं ना आप? तो यही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई रैंक नहीं दी गई है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर, ठीक है। अब वहीं अगर हम JNU की बात करें तो 200 स्कोर जिन लोगों ने पार्ट बी में किया है, 200 स्कोर जिन लोगों ने पार्ट बी में किया है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 200 जिन लोगों ने पार्ट बी में किया है, किसमें किया है, पार्ट बी में, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर वही ये जाएगा, वेरी करेगा, तो ये हो सकता है कि 180 तक चला जाए, 180 से 200 तक जा सकता है, और भी नीचे चला जाए तो कहा नहीं जा सकता, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर है। ठीक उसी तरह से BHU में भी मैंने आपको बोला था कि 200 स्कोर लगभग सेफ साइड है, 180 से 280 तक जा सकता है, 200 तक जा सकता है। बट ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो सारा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। अब आती हैं जो दो यूनिवर्सिटी मैंने और बताई थी आपको, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी है बट उनमें प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, इसलिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स या स्टूडेंट्स नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां से MCA करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि उनमें इतनी फीस भी नहीं होगी जिसमें आप अफोर्ड ना कर पाए, अगर आपको MCA ही करना है खाली डिग्री के लिए। बट अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज जहां पर प्लेसमेंट नहीं है उस कॉलेज में जाने का कोई फायदा नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो। आप उस कॉलेज में एडमिशन लें चाहे जिसमें प्लेसमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट में ही अगर बहुत अच्छा कॉलेज है तो आप थोड़ा अपने लेवल पर सर्च करिए। अब क्योंकि हर चीज मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी की जानकारी दे पाना या उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि हर जगह का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी है। आप जिस स्टेट में है वह आपको ज़्यादा पता चल सकता है, क्योंकि आप वहाँ के कैंडिडेट से बात कर सकते हैं, आप वहाँ जा करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके प्लेसमेंट सेल, उनकी सारी चीज़ों को आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज या कोई भी ऐसे कॉलेज जहाँ पर आपको लगता है एडमिशन लेना है, मुझे लगता है कि आपको खुद वहाँ पर जाना चाहिए। बच्चों से बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि कई बार वेबसाइट पर कुछ चीज़ें फेक हो सकती हैं, जेन्युइन नहीं हो सकती हैं, ये हो सकता है, और प्राइवेट कॉलेज के केस में तो हमेशा ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये 3 कॉलेज की मैंने बात आपसे कर ली, अब मैं बात करूंगा थोड़ा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
और मदन मोहन मालवीय। तो लास्ट ईयर हुई थी इनकी काउंसलिंग। अभी इनकी काउंसलिंग एकेटीयू के थ्रू होगी या नहीं होगी, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इसकी बात करूंगा और मदन मोहन मालवीय की बात करूंगा। अगर इसकी बात करूंगा तो ये 150 प्लस पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो 180 सेफ स्कोर है, सेम एज ट्रिपल एम के लिए भी 180 सेफ स्कोर है, और इसमें भी 150 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये जो वेरी करेगा वो 120 या 130, हम बोल सकते हैं 130 से 150 तक भी ये वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? सेम एज ये भी होगा, सेम एज ये भी। क्यों वेरी करेगा? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हर यूनिवर्सिटी ने लगभग सेम टाइम पर अपनी मेरिट लिस्ट देने का शेड्यूल में जिक्र किया है। तो जिस यूनिवर्सिटी की पहले आ जाएगी, या एक साथ मैं कह सकता हूँ सभी लोगों ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी, अब आपके लिए ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि लगभग सेम, जैसे अगर एपीजे अब्दुल कलाम में आईटी लखनऊ की बात करेंगे या केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करेंगे, अभी मैं इसमें यहाँ पर कॉलेज के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा वो लिस्ट। ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग यही सेम स्कोर पर जाएंगे, क्योंकि केएनआईटी सुल्तानपुर और जो आईआईटी लखनऊ है वो एकेटीयू के थ्रू ही मिलते हैं, और इनके ही कैंपस हैं, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है ये। तो इन कॉलेजेस में अगर हम बात करें या ट्रिपल एम आई यूटी में बात करेंगे, लगभग सेम लेवल के कॉलेज हैं, पर ट्रिपल एम मैं कहूंगा इन दोनों से ही बेस्ट है। ट्रिपल एम का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, इवन आईआईटी लखनऊ से भी बहुत अच्छा है, तो मे भी ट्रिपल एम का स्कोर जो है वो मेरिट लिस्ट में हाई चला जाए। बट बात यही है, सभी की मेरिट लिस्ट सेम टाइम पर आएगी, सभी में एडमिशन भी सेम टाइम पर होंगे। आप देख रहे हो एचबीटीयू और ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिए हैं। हैदराबाद का अभी लिस्ट आ गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग 9 अगस्त को है, तो कुछ बच्चे हैदराबाद में एडमिशन ले लेंगे, कुछ बच्चों का भी आईपीयू में हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो वो एडमिशन जब कहीं ले चुके होंगे तो ऑब्वियसली उन वो इन कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली ये बात ट्रू है कि मेरिट लिस्ट डाउन होगी, यानी कम स्कोर वाले बच्चों को भी चांस मिल सकता है। अब रही बात कैटेगरी की, तो कैटेगरी में आप 2020 माइनस कर लो, और SC ST के अगर आप नंबर मैं कह दूं कि 80 या 90 प्लस है तो उनको ये कॉलेज मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि SC ST में इतना दिक्कत नहीं आएगी। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस में, जनरल ईडब्ल्यूएस में आप 10 to 20 मार्क्स कम कर लें, और ओबीसी में आप 20 to 50 मार्क्स, 20 to 40 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, तो उतने नंबर पर आपको ये यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। लेस देन 100 जनरल कैटेगरी को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेस देन 120 मुझे लगता है जनरल कैटेगरी को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेस देन 100 ओबीसी को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या लेस देन 110 ईडब्ल्यूएस को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें जो आपको लगता है बेस्ट है। पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इम्पिटस गुरुकुल एक ऐसी कोचिंग है जहाँ पर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस बार भी क्रैक किया है इस कोचिंग के द्वारा, क्योंकि इस कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज और मटेरियल है वो इतना इफेक्टिव है कि जो पेपर्स आते हैं वो मैक्सिममली इनके पेपर से ही मिलकर के एक फाइनल पेपर में बनता है एक्चुअली में। मतलब क्वेश्चंस जितने भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं इम्पिटस की मटेरियल में, वो फाइनल पेपर में देखने को कई बार मिलते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज इनकी है, या मैं कहूँ कोर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे, फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पर जाने का। फिर आपको जो भी कोचिंग अच्छी लगती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज आई सजेस्ट कि आप इन कॉलेज, अगर प्राइवेट कॉलेज को ले रहे हो और कोई खराब कॉलेज ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें, आप कोचिंग करें, तैयारी करें, और अच्छे नंबर ला करके एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, यही मेरा सजेशन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिपल एम। और ट्रिपल एम के बारे में देखिए, इन्होंने जो काउंसलिंग का जो देखिए इन्होंने देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है सभी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें एमसीए की जो काउंसलिंग है उसका SCQP 09 कोड है,
और ये इन्होंने लिंक यहाँ पर दे रखी है। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए ये क्लिक हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए सारी बातें उन्होंने लिखी है, सीयूटी की पीजी का टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, काउंसलिंग गाइडलाइन दी है, ठीक है। तो कैसे आपको सारी चीजें करनी है, ये यहाँ से कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपका कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन और सारी प्रोसेस कंप्लीट करोगे। पर उससे पहले मैं आपके साथ में पहले एक्टिविटी शेड्यूल पर चर्चा करेंगे। एक्टिविटी शेड्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है वो एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री फॉर बीएससी कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है, अगर हम इसकी बात करें तो 31 जुलाई से चूंकि ये शुरू हो चुकी है और 14 अगस्त के 5 बजे तक ये रहेगी, यानी 14 अगस्त तक आपको सारी चीजें प्रॉपरली करनी है। अब बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन आप कब करें। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरत के हैं आप अपने पास रख लें। कॉलेज से अगर आपको लेना बाकी है आप बिल्कुल जल्दी से ले लें, क्योंकि कई सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट के चक्कर से अटक जाती हैं। और लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ। आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इनकी एडमिशन गाइडलाइन और एक्टिविटी शेड्यूल को देख करके सारी चीजें समझ करके आप रजिस्ट्रेशन कर दें, चॉइस पेमेंट कर दें, सारी चीजें कर दें। अब बात ये आती है कि किन लोगों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। जो जहां पर सिंगल, जैसे एमसीए की बात करें तो एमसीए में सिर्फ एक ही कॉलेज है, ट्रिपल एम यूटी, जिसकी 75 लगभग सीट्स हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ना ही कोई प्रेफरेंस करना है। जो मेरिट लिस्ट आएगी, देखिए 16 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी। और मैंने आपको यदि याद हो तो जेएनयू और डीयू भी इसी टाइम पर अपनी मेरिट लिस्ट दे रहे हैं, इवन बीएचयू भी अपनी इसी टाइम पे मेरिट लिस्ट देगा। तो यही यहाँ पर एक सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति है कि किस में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर वेटिंग लिस्ट में नाम होगा और यहाँ पर भी लिस्ट में नाम होगा तो दोनों में कंफ्यूजन है। जहां आप जाओगे वहीं एडमिशन हो, ये गारंटी नहीं है। फिर फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 17 तारीख को आएगा। आपको फ्रीज या फ्लोट करने का ऑप्शन 17 से 19 के बीच में मिलेगा, लेकिन आपको फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा जो एमसीए के कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनके केस में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कोई अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी जनरेट होती है तो आपको जवाब देना होगा। सीट एक्सेप्टेंस या कंफर्मेशन फी आपको पे करनी होगी, जो कि कब से कब तक करनी है मैं आपको बता देता हूँ। 17 से 21 के बीच में आपको ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो ये तो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। आप 17 से 21 के बीच में जितने लोग एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद में 23 तारीख को ये सेकंड राउंड के लिए वैकेंसी शीट दिखाएंगे। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा 24 तारीख को, और सेम एज 24 से 25 के बीच में आपको सीट फ्रीज अपलोड करने या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, वो 24 से 26 में आएगा, ठीक है। फिर ये ऑप्शन होने के बाद में सेम 24 से 27 के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस करनी है। तो ये सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो बात का विषय है, क्योंकि पहले तो फर्स्ट राउंड इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये तो है एक्टिविटी शेड्यूल। अब बात करेंगे कि जो एडमिशन की गाइडलाइन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो कंबाइंड है उसी कंबाइंड की काउंसलिंग का प्रोसीजर है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये देखिए, ठीक है। Applications for some admission to following programs for the academic year MTech, MBA, MCA, MSc और ये बीटेक की सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इनकी एडमिशन के लिए काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो 2500 रुपए इसकी फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये चीज आपको याद रख। फिर अगर हम बात करें कि आपको एक और पॉइंट उन्होंने बोला है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड दीज गाइडलाइन केयरफुली, चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन टेबल, रिजर्वेशन कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेक करते रहें सारी चीजों को, तभी आप एप्लीकेशन करें। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि
देखिए, जो यूपी के कैंडिडेट होंगे उनको डोमिसाइल नहीं देना है, पर जो आउट ऑफ स्टेट होंगे यूपी के, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना कंपलसरी है। ये चीज आपको इस 6 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, क्लियर। तो या फिर जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट यूपी से किया है, या है ना, जिनके पेरेंट का डोमिसाइल यूपी है, तो उन लोगों को, ठीक है, ये क्लियरली एक चीज बोली कि मैं एक पॉइंट को पूरा से अच्छे से पढ़ देता हूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा। द एडमिशन टू एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बीटेक फॉर बीएससी ग्रेजुएट इज ओपन टू सीयूईटी पीजी 23 qualified candidate in respective program who have passed the qualifying examination from an institution located in यूपी। ठीक है, ओके, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है यानी कि ग्रेजुएशन जो है या 12th जो है वो यूपी से हुआ है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन ही बोल सकते हैं क्योंकि बीएससी ग्रेजुएट जो भी हैं, है ना, और whose पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ यूपी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिनके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी में है, गिवन इन द गाइडलाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोशर 23, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी ब्रोशर में। इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी, so he she has to upload domicile certificate at the time of uploading of the document, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज बोली गई है, he she has to upload domicile certificate at the time uploading of the document, candidate whose parents are defense personnel settled are posted in UP on the entrance date of CUT 23 और whose parents are officers। तो ये सारी चीजें लिखी गई, वो आपको ध्यान में रखनी। पर जिन लोगों का ऑलरेडी यूपी में ही क्वालिफिकेशन हुआ है या उनके पेरेंट का डोमिसाइल यूपी है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, मतलब आपने अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको किसी भी और राउंड में रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में काफी सारी चीजें हैं। अब देखिए, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे वो 31 मार्च के बाद वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो 31 मार्च के बाद पे ही लगाएंगे, ओबीसी एनसीएल वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद में ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जो कैटेगरी आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आपका जो या उस पर्टिकुलर टाइम में जब डिस्क्रिपेंसी जनरेट करते हैं उस टाइम में आप नहीं दे पाएंगे तो आपका जो अलॉटमेंट है या आपकी सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें, है ना। इसके बाद जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको 40,000 रुपीज, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी होगी, वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जमा करना होगा। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, एक्टिविटी शेड्यूल में बताया था कि सीट एक्सेप्टेंस जब आपको करना होगा यानी 17 से 21 में, अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 40,000 रुपीज का फीस सबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। विड्रॉ भी कर सकते हैं आप, पर विड्रॉ करने में आपको अगर आप चाहते हो कि इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और किसी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको रिफंड भी दिया जाएगा, पर रिफंड भी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा कि अगर आप ऑन और बिफोर 11 सितंबर इतने बजे तक आप एप्लीकेशन रिसिप्ट डालते हो उसकी, तो रिफंड 1,000 प्रोसेसिंग फी के साथ में आपको मिल जाएगा। 12 सितंबर के बाद करोगे तो केवल कॉशन मनी और टेंटेटिव डेट ऑफ रिपोर्टिंग करोगे। टेंटेटिव डेट फॉर रिपोर्टिंग का मतलब 6 सितंबर को आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जो लोग एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, रिफंड की भी बात बोली गई है, वो भी आपको ध्यान देना है। तो एक बार आप सारी चीजों को पढ़ लें। ठीक है, no relaxation of confirmation fee will be given into any candidate at the time of granting admission। के टाइम पर कोई भी कंफर्मेशन, जो भी एक बार कंफर्म फी है आपको, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट आएगा वो अ,
कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिर एलिजिबिलिटी लगी हुई है, सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, हर कोर्स की एलिजिबिलिटी लिखी हुई, तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। एलिजिबिलिटी में मैं आपको भी एमसीए की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। आई थिंक एमसीए ऊपर ही होगा, ये है। जिनके भी एमसीए, जो भी एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनके भी 50% मार्क्स होंगे, यानी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 45% जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए होंगे। ठीक है, कोई भी डिग्री हो आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। 10+2 लेवल पर ग्रेजुएशन एंड बीएससी बीकॉम बीए विद मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और मैथ्स जो है वो 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, तो ही ये वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ओके, उसके बाद में टाइप ब्रेकिंग रूल भी लिखे हैं, आप वो एक बार अच्छे से सारी चीजें देख लेना। काउंसलिंग की फिर प्रोसेस जो है, आपको फॉर्म भरते वक्त किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। स्टॉप स्टेप्स, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, स्टेप्स द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। स्टेप 1 में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको काउंसलिंग की फी जो कि 2500 रुपये जमा करनी है, वो करेंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन सिर्फ ऑन बीटेक सेकेंड ईयर और एमटेक वालों को मिलेगा। चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, एमसीए वालों को ये ऑप्शन नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट आएगी आपकी अलॉटमेंट के तौर पर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, विलिंगनेस करने के लिए आपको आएगा, लेकिन वो केवल एमटेक और बीटेक को आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री स्लॉट उन्हीं को आएगा। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन सभी को आएगा। ऑल सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। जिन लोगों को भी सीट अलॉट होगी उनको सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सारी प्रोसेस करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको फीस का कंफर्मेशन कर होगा। ठीक है, मतलब आपने सीट, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सीट वेरिफिकेशन हुआ, फिर आपको कंफर्मेशन ऑफ सीट जो कि 40,000 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, फिर डिपॉजिट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट देयर रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी आफ्टर डिडक्टिंग कंफर्मेशन फी बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग। यानी जो आपने फी 40,000 जमा कर दी होगी, फिर जो कंफर्म फी जो भी रिमेनिंग फी होगी वो आपको 40,000 माइनस करके जमा करनी होगी, और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको यूनिवर्सिटी में करनी होगी। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको देनी होगी। ठीक है, और जो भी आपको रिमेनिंग फी थी वो जमा करने के बाद आपको रिपोर्ट करना होगा। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के समय पे कौन कौन सी चीजें चाहिए हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज बोली है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो 30 सितंबर तक आपके हाथ में होने चाहिए। ठीक है, ये भी, और ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के डिग्री की बात हो रही है। अगर आपने बीएससी या बीसीए जो भी किया हुआ है, और उसका अगर आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उसके केस में 30 सितंबर तक आपको ये जमा करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स उन लोगों को देना जो यूपी के बाहर के हैं, यूपी वाले कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, सर्टिफिकेट बस होना चाहिए। फिर इस बार फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर क्लेम करते हैं पीएच कैंडिडेट। आर्म फोर्सेस वाले हैं तो वो भी सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट देना, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, जो कि रिपोर्टिंग के टाइम पर देना है वो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद में ये उन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप जरूर पढ़ लेना कि किन किन लोगों को सीट नहीं मिल पाती। देखिए, फॉर कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में किस कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या कौन से पार्टिसिपेट एलिजिबल नहीं होंगे, इसकी बात बोली है, तो एक एक पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लगा दूंगा। अब मैं आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखाना चाहूंगा, तो सीट मैट्रिक्स के लिए भी ये देखिए, सीट मैट्रिक्स ये है। मैं थोड़ा सा इसको
छोटा करता हूँ, आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अगर हम एमसीए की कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 75 सीट्स हैं। 32 जनरल की कैंडिडेट हैं, ठीक है। लेकिन 32 में अब डिपेंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 24 जनरल, 6 सीट जनरल गर्ल, एक जनरल एएफ, और फिर इसके बाद में 7 ईडब्ल्यूएस की, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। 20 बैकवर्ड क्लास के लिए, 15 एससी के लिए, और एक सीट एसटी के लिए। तो ये सारी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिया गया है, इसी के हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट होंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद में कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे कैंडिडेट को ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा, और जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उस समय पर भी ये लेके ये अपलोड भी करना होगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी ये सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये था पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको, अब चूंकि ये तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, लेकिन आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक पर, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ये इनको इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। सीयूटी का, पीजी का रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और आपको ये कैप्चर डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही आपको रजिस्ट्रेशन होते ही आपको क्या करना है, इसी पर जाएंगे, आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट लॉगिन करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन करना होगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसी प्रीवियस काउंसलिंग का भी शेड्यूल अभी आपको बता दूंगा, जैसे, ठीक है। ये आपको एंटर करना होगा पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, साइन इन करेंगे। और मैं उसके लिए आपको, क्योंकि मैंने आईक्यू का भी काउंसलिंग का प्रोसीजर डाला हुआ था, तो एक जस्ट आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना या बाकी सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। क्योंकि आईक्यू के लिए ऑलरेडी मैं एक पूरा सेशन ले चुका हूँ काउंसलिंग का, तो हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसीजर सेम है, क्योंकि एक ही एजेंसी के द्वारा ये प्रोसीजर निकाला गया है। तो काउंसलिंग का प्रोसीजर लगभग सबका सेम, बस कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से देखो, पहला पेज खुलेगा आपका, इसमें एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट कॉन्टेक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, आइए इमेजेस, व्यू फिल्ड फॉर्म। इस तरह से यहाँ पर भी लिखेगा कि मैं ये डाल रहा हूँ यहाँ पर R416M1, ये मैं एंटर करूंगा। तो देखिए, अभी तो ये आईक्यू का दिखा रहा हूँ, पर ये आईक्यू का नहीं आएगा, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होके आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आपको अभी, चूंकि इस तरह से यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह लिखा है, वहाँ पर ट्रिपल एम लिखा होगा, लेकिन जो चीजें कॉमन होंगी वो ये होंगी, फी पेमेंट, अटेम्प्ट डिटेल, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस। यहाँ पर अवेलेबल चॉइस सिर्फ एक दिखेगी, फील्ड चॉइसेस 0 होंगी जब आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो फिर इसके बाद में आपको उसको लॉक करना होगा, फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फिर फी पेमेंट डिटेल होगी। ये सारी चीजें आपको, फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेंगी। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आपको क्या चीज दिखेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दिखेगा, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग दिखेगा। यहाँ पर दो टैब और आएंगे, मैनेज डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, या सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, और मैनेज डिस्क्रिपेंसी, ये भी दो टैब आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह लगा वहाँ पर ट्रिपल एम यूटी ये वाले लोगों, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चॉइस फिलिंग या एडमिशन फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइन को पढ़ें, एक्टिविटी शेड्यूल को देखें, और सारी चीज़ों को देख के समझ के ही फिल करें। अननेसेसरी जल्दबाजी ना करें और देर ना करें, दोनों ही बातें खतरनाक हैं। बाकी अब अप्लाई करते हैं, मैंने बोला किसी भी नंबर, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, आपके कितने भी नंबर आए हैं, आप अप्लाई जरूर करें, जिससे कि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे। और किसी भी खराब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, और ऐसे कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना है जहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इससे बेटर है कि आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको बता दिया है कि इंटस गुरुकुल जो कि भोपाल में है,
चाहे आप क्लासरूम कोर्स कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, दोनों ही कोर्स बहुत बेहतर हैं। या आपको लगता है कि आप इतना इन्वेस्ट वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो आप टेस्ट सीरीज ले लें। टेस्ट सीरीज गुरुकुल की बहुत ही बेस्ट है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड ऑल द